हेलो एवरीवन। तो आई होप सब लोगों ने एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी मार्च मिड चल रहा है और जून 22 में आप लोग के एग्जाम्स हैं। तो एकदम जोरों शोरों से एकदम लगे हुए हैं सब लोग। तो अभी आप लोग का जून 22 जो एग्जाम है सीएस प्रोफेशनल का, उसमें कॉर्पोरेट फंडिंग जो आपका सब्जेक्ट है, उसके जो जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ा है, ऑब्वियसली वो तो पढ़ना ही है, बहुत ही माइन्यूट से अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। जो लोग ऑलरेडी लेटेस्ट वीडियोस पढ़े हैं या लेटेस्ट क्लासेस जिन्होंने ज्वाइन की है, उनको मैंने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ाया है, बहुत ही नॉमिनल, उनको तो ना के बराबर अमेंडमेंट देखने हैं। और जिनके पास पुरानी वीडियोस हैं या पुरानी क्लासेस जिन बच्चों ने ली थी, उनको थोड़े से एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट, आईसीडीआर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईसीडीआर में। तो आईसीडीआर में बच्चों आपको याद होगा रेगुलेशन नंबर 6, बहुत ही जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आईसीडीआर में रेगुलेशन नंबर 6 को, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो उसमें सब रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 6(1) जो है आपको नॉर्मल रूट बताता है, 6(2) ऑल्टरनेटिव रूट बताता है कि अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते तो ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं। एंड 6(3) जो है वो एसआर शेयर्स के कंसर्न में था कि अगर कंपनी में एसआर शेयर्स हैं तो वहां पे कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स हैं जो आपको दिखने हैं। इसमें कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 2, दैट इज व्हाट, कि जो एसआर शेयर होल्डर है वो प्रमोटर ग्रुप जिनका कलेक्टिव जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, वो इसके पार्ट नहीं होते। तो वो कंडीशन आपको डिलीट करनी है, उसको कट करना है। उसकी जगह पे आपको एक नया अमेंडमेंट जो है वो एड ऑन करना है। ये जो पॉइंट है जो रेड में मैंने मार्क किए हुए हैं वो सारा अमेंडेड पोर्शन है, तो आपको वो अमेंड करके वहां पे रिकॉर्ड करना है। तो क्या अमेंडमेंट आया है एक बार देख लेते हैं। द नेटवर्थ ऑफ एसआर शेयर होल्डर, नेटवर्थ ऑफ एसआर शेयर होल्डर एज डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर shall not be more than 1000 करोड़, shall not be more than 1000 करोड़। तो जहां पे पहले लिमिट आपकी 500 करोड़ की थी ग्रुप की, वहां पे अब यहां पे कितनी बताई गई है, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। While determining the individual net worth of SR shareholder, his investment या shareholding in other listed company shall be considered, but not that of his shareholding in the issuer company। ये एक एक्सप्लेनेशन और इसने बता दिया कि जब आप इंडिविजुअल पर्सन की नेटवर्थ को डिसाइड कर रहे हो एसआर शेयर होल्डर के केस में, तो उसने जहां जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब कुछ इंक्लूड करना है। हिज इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डिंग इन अदर लिस्टेड कंपनीज बट shall be considered but not that of his shareholding in the इशूअर कंपनी। तो इशूअर कंपनी में जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसको आप हटा दीजिए। उसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी लिस्टेड कंपनीज में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन सब का टोटल करके वो 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अमेंडमेंट है जो आपको सब रेगुलेशन 3 में करना है। तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 में जो सेकेंड नंबर की कंडीशन थी आपको उसको करेक्ट करना है। तो उसके बाद 5th नंबर की कंडीशन है, दैट इज व्हाट, SR equity share have been held for a period of at least 6 months prior to the filing of red herring prospectus। ऐसी कंडीशन थी तो आप कट कर दीजिए। उसकी जगह पे इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या डाल दिया है कि SR equity share have been issued prior to the filing of draft red herring prospectus and held for a period of at least 3 months prior to the filing of the red herring prospectus। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो 6 महीने की कंडीशन थी 6 मंथ्स की, वो कंडीशन को अभी कितना महीना कर दिया है, 3 मंथ्स कर दिया है। और ये होल्डिंग पीरियड जो बोल रखा है वो 3 मंथ्स प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। जिस दिन आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे, जिस दिन आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे उसके कितने महीने पहले, 3 मंथ्स, कितने महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर की होल्डिंग होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ एक और कंडीशन क्या बोली कि इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये जो इशुएंस हो चुका था वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले इशू हो चुका था। और होल्डिंग पीरियड जो है वो कहां से काउंट करना है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से काउंट करना है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से 3 महीने पहले होल्डिंग होनी चाहिए। तो 2 अमेंडमेंट्स हमें समझ में आ गए। तो पहला अमेंडमेंट किसके कंसर्न में, नेटवर्थ के कंसर्न में। 500 करोड़ की जो लिमिट थी वो अब एक्सटेंड होकर के 1000 करोड़ की लिमिट हो गई है।
दूसरा यहाँ पे बोला कि होल्डिंग पीरियड जो दे रखा था 6 महीने, वो 6 महीने के बजाय अब यहाँ पे 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो 3 मंथ्स के अंदर इन्होंने क्या बोला, दो अलग अलग कंडीशन है। इशुएंसी कंडीशन है, इशुएंसी कंसर्न में बोला कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले इशू हो चुके होने चाहिए, एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से होल्डिंग पीरियड देखेंगे 3 महीने, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो बच्चों यहाँ पे लॉक इन की बात की जा रही है। तो लॉक इन के कंसर्न में जो अमेंडमेंट है, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली मुझसे पढ़ा है, उन लोगों को मैंने अमेंडेड ही पढ़ाया था ऑलरेडी, तो वो बच्चा टेंशन में ना आए, ये उनका ऑलरेडी अमेंडेड कवर है। लेकिन जो पुराने नोट्स देख रहे हैं, पुराने उन्होंने वीडियोज लिए हैं, तो या पुराने अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये अमेंडमेंट है जो उनको देखना पड़ेगा। तो रेगुलेशन नंबर 16 में लॉक इन पीरियड जो मेंशन था, उसमें करेक्शंस हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हैं जो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 16, लॉक इन हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड एफपीओ केस में 115, तो दोनों हम साथ साथ ही पढ़ते हैं हमेशा, आईपीओ एफपीओ। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपको याद होगा 3 साल का लॉक इन पीरियड दे रखा था, 1 साल का लॉक इन पीरियड दे रखा था, तो वो पीरियड अभी चेंज हो गया है। लेट्स सी, द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रमोटर्स शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल फॉर द पीरियड एज स्टipulated हियर अंडर। मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन including contribution made by AIF, foreign venture capital investors, scheduled commercial bank, public financial institution, insurance company, registered with IRDA। ये लैंग्वेज एकदम डिटो सेम है, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। तो रेगुलेशन 14 सब रेगुलेशन 1, तो 14(1) किसका था, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। shall be locked in for a period of 18 months। तो जो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पहले 3 साल हुआ करता था, उस पीरियड को उन्होंने रिड्यूस करके क्या कर दिया, मतलब हर जगह रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है कि ठीक है, लॉक इन भी इन्होंने यहाँ पे कम कर दिया, नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, होल्डिंग पीरियड कम कर दिया, तो इस तरह से रिलैक्सेशन ही देखने में मिल रहा है। तो 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। पहले हम 2 पीरियड देखते थे, है ना, अलॉटमेंट, कमर्शियल, प्रोडक्शन, तो वो इन्होंने हटा दिया है। अभी इन्होंने सिंपली बोला है अलॉटमेंट से ही कितने महीने लेना है, 18 महीने लेना है, ये लॉक इन है मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का, मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला प्रोवाइडेड दैट इन केस द मेजॉरिटी ऑफ द इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल। देखो ऑफर फॉर सेल जो होता है वो तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलना है, वो पैसा कंपनी को तो मिलना नहीं है। तो ऑफर फॉर सेल के अलावा जो भी नॉर्मल पब्लिक इशू है, उसका मेजॉरिटी जो है वो प्रोसीड्स प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो फिर डेफिनेटली लॉक इन ये नहीं रहेगा। देन लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, वही 3 साल, वही 3 साल जो पहले हुआ करता था, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ आईपीओ। और यहाँ पे भी कमर्शियल प्रोडक्शन वाला डेट नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट का ही देते हैं। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का केस है तो 3 इयर्स, और वही किस केस में, डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही काउंट करना है, डेट ऑफ अलॉटमेंट। और अदरवाइज केसेस में 18 मंथ्स का आपको लॉक इन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट इज। और जो रिसेंटली अभी बच्चे पढ़े हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट क्लास ली है जून 22 की, तो उन लोगों ने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ा है, इसलिए वो लोग टेंशन में, है ना। उसके बाद है प्रमोटर्स होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप ये याद होगा आप लोग को कि पहले 1 साल का हम एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में लॉक इन रखवाते थे, तो उस पीरियड को भी फर्दर रिड्यूस किया गया। जब ओरिजिनल वाले को ही मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का ही पीरियड रिड्यूस है, ये तो होना ही होना था, तो यहाँ पे भी पीरियड रिड्यूस हो गया है। कितना हो गया है, 6 मंथ्स हो गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ आईपीओ। 6 महीने, साल भर से रिड्यूस होकर के हाफ हो गए 6 महीने। वहाँ पे कितना था, 3 साल, 3 साल से हाफ कितना हो गया, 18 महीने, 36 महीने, 3 साल, तो हाफ हाफ कर दिया दोनों जगह पीरियड को, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही बात है कि मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर उस केस में आपका लॉक इन वही 1 ईयर है, 1 ईयर। गॉट इट, लॉक इन में अमेंडमेंट समझ में आ गया, आई होप सबको। तो क्या है, एक बार बराबर से रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। इसको हम यहाँ पे ऐसे चार्ट बना देते हैं। लॉक इन जो हम रखेंगे, मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिस विल बी 18 मंथ्स एंड 6 मंथ, राइट, 18 मंथ्स एंड 6 मंथ। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, तो फिर उस केस में वही 3 साल और
1 साल, 3 साल और 1 साल, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन पे बढ़ते हैं हम, रेगुलेशन नंबर 17। देखिए जहां जहां पे रेड है सिर्फ वही अमेंडमेंट है। मैंने पूरा लैंग्वेज इसलिए डाल दिया ताकि आपको ध्यान रखिए अमेंडमेंट करना क्या है। अगर मैं डायरेक्टली अमेंडमेंट बता देती तो आपको लगता है कहाँ करें इस अमेंडमेंट को, और दैट्स इट, मैंने एक बार को आपको पूरा का पूरा लैंग्वेज डाल दिया है। तो ऐसे पेज नंबर देख के मैं सोचूं इतने सारे पेजेस में अमेंडमेंट, इतने सारे पेजेस में अमेंडमेंट नहीं है। जहाँ पे आप देखिए पूरा लैंग्वेज आपको ब्लैक में दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह रेड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पूरा लैंग्वेज डाला है। तो रेगुलेशन नंबर 17, दिस इज फॉर प्रमोटर्स के अलावा, अदर देन प्रमोटर्स, जो पर्सन्स होते हैं आईपीओ के केस में उन पे लॉक इन एप्लीकेबल होता है। तो आई होप याद होगा आपको, हमने 1 साल पढ़ा था पहले, जो पुराने प्रोविजन पढ़े हैं जिन्होंने, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड था, तो 1 ईयर का रिड्यूस होकर के अब 6 महीने हो गए। तो व्हाट इट सेड, एंटायर प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर्स शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ आईपीओ। बाकी ये सेम है, सेम टू सेम, इसको हमें वापस से गो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आईसीडीआर में बस इतना ही अमेंडमेंट है, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 में रेगुलेशन नंबर 14 जो है रीट, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, इनवीट में आ गया था, रीट में रह गया था, तो अब यहाँ पे भी इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इनवीट में तो पहले आ चुका था ये अमेंडमेंट, एंड दैट इज व्हाट 10,000 से 15,000 का है ना। तो देखो ये 10,000 से 15,000 वाली जो कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप आईसीडीआर में भी यही पढ़ते हो, पब्लिक इशू में, इनविट में भी यही है, रीड में भी ये हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आपको करना है रेगुलेशन नंबर 14 में, पॉइंट नंबर 14 के अंदर, कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो आप 10,000 से 15,000 आएगा। एक और यहाँ पे छोटा सा अमेंडमेंट है एकदम, जो रेगुलेशन 16 है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स के कंसर्न में बात करता है। तो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स के कंसर्न में अब यहाँ पे ट्रेडिंग लॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 1 यूनिट है, ये भी अमेंड हो गया है। तो पहले 100 यूनिट्स और ऐसे बोलता था, वो नहीं है अब। तो ट्रेडिंग लॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स रीट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट ओनली, राइट। तो ये 2 छोटे छोटे से अमेंडमेंट है रीट के अंदर, बाकी पूरा एंटायर चैप्टर ऐसे एज इट इज पढ़ना है, कोई चेंज नहीं करना है आपको। इनवीट की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, जो पहले 100 यूनिट्स हुआ करता था वो कितना हो गया है, 1 यूनिट हो गया है। बाकी 10,000 से 15,000 वाली कंडीशन इसमें ऑलरेडी थी, तो इसलिए वो अमेंड है ही नहीं, अब ऑलरेडी अमेंडेड था। तो एक अमेंडमेंट है सिर्फ और सिर्फ कि 100 यूनिट्स की जगह पे कितना करना है, 1 यूनिट करना है। तो इनमीट हो गया। वाओ, 3 चैप्टर्स हो गए हमारे। चैप्टर 1 आईसीडीआर, आईसीडीआर में रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3, अगर ऐसा शेयर्स है तो उसके कंसर्न में हमने अमेंडमेंट देखा, नेटवर्थ के कंसर्न में, होल्डिंग पीरियड के कंसर्न। दूसरा जो अमेंडमेंट है, जो लेटेस्ट स्टूडेंट्स अभी पढ़े हैं उनके लिए वो अमेंडमेंट पहले से कवर्ड है, लॉक इन पीरियड के कंसर्न में। तो रेगुलेशन 16 एंड 17 में अमेंडमेंट हमने पढ़ा, प्रमोटर्स एंड अदर देन प्रमोटर्स का लॉक इन। रीड इनविट में बहुत ही माइन्यूट से अमेंडमेंट है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली जून 22 के लिए बैचेस लिए थे उनको मैंने अमेंडेड ही पढ़ाया है ऑलरेडी, और जो पुराने बच्चे हैं उनको अमेंडमेंट देखना पड़ेगा। तो कहाँ पे अमेंडमेंट है, लेट्स सी। इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ में एक कंडीशन थी, क्लॉज सी, एआईएफ शैल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू लेस देन 1 करोड़ रुपी, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, है ना। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट के कंसर्न में, कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के केस में 1 करोड़ आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, है ना। एचएनआईज, है ना, अन्ना सेठ जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आईएफ में। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 1 करोड़। आई होप याद आ गई कंडीशन। एक्सेप्शन हमने पढ़ा था किसके बारे में, एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, उनको लिमिट 1 करोड़ की जगह पे कितना बोला था, 25 लाख रुपए। बट अब यहाँ पे एक चीज एड ऑन हो गई, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही थे, ये तो ऑलरेडी कवर्ड थे। एक और यहाँ पे प्रोविजो ऐड कर दिया उन्होंने। प्रोविजो किसके बारे में, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, ये एक प्रोविजो ऐड ऑन हो गया। ये जो लिमिट है, ये वैल्यू की जो लिमिट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन हुम, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है भैया, बड़े बड़े लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे उनको ऐसे बताने की जरूरत नहीं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करो कितना। तो यहाँ पे अभी उन पे ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्कीम्स के कंसर्न में कुछ जगह पे छोटे छोटे अमेंडमेंट है, और वैसे है ना इसमें जो अमेंडमेंट आए हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारी कंडीशन कट गई हैं।
मतलब एड ऑन तो कम ही हुआ है, एआईएफ में डिलीशन ज्यादा हुआ है, तो अच्छी बात है, कट 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 करते जाना, मजा आ जाएगा। तो चलिए स्कीम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एआईएफ में लॉन्च स्कीम्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट फाइलिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद द बोर्ड, ये हमने पढ़ा था। प्लेसमेंट मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद द बोर्ड एटलीस्ट 30 डेज प्रायर। इसमें कुछ वर्ड ऐड हो गए, थ्रू मर्चेंट बैंकर, ये अमेंडमेंट है, थ्रू मर्चेंट बैंकर। मतलब वहां पे ये नहीं लिखा होता कि किसके थ्रू फाइल करना है, वैसे तो इम्प्लाइड है, हमें पता है कि मर्चेंट बैंकर के थ्रू ही ये सारे काम होते हैं, बट अब इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि थ्रू मर्चेंट बैंकर, तो ये वर्ड आप ऐड कर लेना, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड करके जो था वो सब कुछ सेम है। अब जो थर्ड कंडीशन थी ना, थर्ड कंडीशन, उसको कट कर दो, कट 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 कट, उसकी जगह पे, उसकी जगह पे, ये तो हो गया कट, उसकी जगह पे क्या लिखना है, द बोर्ड मे कम्युनिकेट इट्स कमेंट्स इफ एनी टू द मर्चेंट बैंकर प्रायर टू द लॉन्च ऑफ स्कीम। टू द अच्छा, मर्चेंट बैंकर ने स्कीम वहां पे दी थी तो वो उसी को बताएगा, बोर्ड से भी। एंड द मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर द कमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द। बात समझ में आ गई? तो ये बात हम मतलब स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हैं। सीएफ जब हमने स्टार्ट किया था, आईसीडीआर की हम बात करते हैं, तो वहां पे भी आप ड्राफ्ट जमा कराते हो सेबी के पास, सेबी कमेंट्स देता है, और फिर मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि जो जो बातें ड्राफ्ट में कमेंट्स में ऑब्जर्वेशन रेज की गई हैं वो सब के सब आप करेक्ट करके फिर ही उसके बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो बोर्ड है उसने क्या दे दिए, कमेंट्स। देखो सेबी तो कमेंट्स देगा ही देगा, है ना, सेबी तो कमेंट्स देगा ही, ये सेबी का हक बनता है ना, तो उसने अपने हक का फुली यूटिलाइज किया है। मर्चेंट बैंकर को दे दिया प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द स्कीम, तो मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट कमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द। करेक्ट, सिंपल सी बात ऐड की। प्रोवाइडेड दैट अगेन एग्जाम्पशन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सब रेगुलेशन 2 and 3 shall not be applicable on large value fund for accredited investor। accredited, देखो accredited investors के लिए हर जगह एग्जाम्पशन आ रही है, तो यहाँ पे कई सारी जगह पर accredited investors को एग्जाम्पशन ग्रांट की गई थी, तो ये प्रोविजन अगेन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, accredited investors पे एप्लीकेबल ही होगा। अच्छा, एआईएफ में हमने कौन कौन से अमेंडमेंट पढ़ेगा, फटाफट से रिकैप करते हैं। देखो एआईएफ में सबसे पहला जो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे थे वो इन्वेस्टमेंट की कंडीशन के कंसर्न में पढ़ रहे थे, उसमें एक छोटा सा इंसर्शन आपको करना था कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स पे ये इन्वेस्टमेंट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर दूसरा स्कीम के बारे में जब हम बात करते हैं, स्कीम किसके थ्रू लॉन्च होगी, मर्चेंट बैंकर के थ्रू, और जब सेबी ऑब्जर्वेशन देगा तो वो भी किसको, मर्चेंट बैंकर को देगा, और वही मर्चेंट बैंकर इंश्योर करेगा कि जितने भी ऑब्जर्वेशन या कॉमेंट सेबी के हैं दैट आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। ओके, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टेन्योर, देखो टेन्योर की जब बात करते हैं इसमें कोई अमेंडमेंट ऐसा वो नहीं है कोई मेजर, वहां पे डायरेक्टली लिखा था कैटेगरी 3 एआईएफ में भी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, तो कैटेगरी 3 से पहले दो वर्ड ऐड किए, स्कीम्स ऑफ, बस इतना सा एड ऑन करना, स्कीम्स ऑफ कैटेगरी 3 एआईएफ, स्कीम्स ऑफ कैटेगरी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इन्होंने लैंग्वेज को सही इंटरप्रेट करवाने के लिए स्कीम्स भी वर्ड एड ऑन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ क्लोज एंडेड एआईएफ में भी परमिटेड अप टू 2 years, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो हम 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट्स होल्डर्स, ये कंडीशन थी हमारी। फिर अगेन प्रोविजन दे दिया इसने, लार्ज वैल्यू वो जो फंड्स फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं मे बी परमिटेड टू एक्सटेंड इट्स टेन्योर बियॉन्ड 2 साल, बियॉन्ड मतलब देखो हर जगह एग्जाम्पशन है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी केस हो, हर जगह एग्जाम्पशन ग्रांट कर दिया है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि आप 2 साल से ज्यादा भी अगर एनहेंस करना चाहते पीरियड कर सकते हो, subject to the terms of contribution agreement, other fund documents and such condition as may be specified by board from you, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के कंसर्न में ये हमारे कुछ अमेंडमेंट्स। अब उसके बाद जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस के बारे में देखो क्या क्या बोलते हैं। जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस में जो क्लॉज बी है उसमें आपको अमेंडेड प्रोविजन डालना है, और क्या प्रोविजन डालना है, द टर्म्स ऑफ को इन्वेस्टमेंट इन एन इन्वेस्टिंग कंपनी बाय मैनेजर या स्पॉन्सर या को इन्वेस्टर shall not be more favorable than the terms of investment of AIF fund, shall not be more favorable, ये बात हम पढ़ते हैं वैसे, है ना। Provided that the terms of exit from
co-investment in an investee company including the timing of exit shall be identical to the term applicable to that of exit of AIF। देखो अब इसने क्या बोला यहाँ पे, ये जो कंडीशन है लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस किया, साथ ही में प्रोविजो करके क्या डाला कि टर्म्स ऑफ एग्जिट फ्रॉम को इन्वेस्टमेंट इन एन इन्वेस्टी कंपनी इंक्लूडिंग द टाइमिंग ऑफ एग्जिट। अब जो भी टर्म्स ऑफ एग्जिट है उसमें तो टाइमिंग ऑफ एग्जिट भी आ गया है ना। shall be identical to the terms applicable to that of exit of AIF। That means AIF के लिए जो applicable conditions हैं उसके identical ही आपको क्या रखनी है, इनकी exit scheme रखनी है। That means जो co-investment हुआ, जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टी कंपनी है, इन्वेस्टी कंपनी, तो इट इज नॉट मैंडेटरी ना कि सारा का सारा पैसा AIF ने लगा रखा हो, तो इसमें एक तो AIF है, एक को इन्वेस्टमेंट किसी और ने कर रखा। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि को इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है वो AIF से ज्यादा फेवरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ये तो समझ में आ गया कि मतलब या एट पार होना चाहिए या कम हो सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल। सेकेंडली इन्होंने बोला कि जो एग्जिट है ना, एग्जिट स्कीम जो भी है AIF की, वही एट पार किस पे एप्लीकेबल होगी, को इन्वेस्टमेंट पे भी एप्लीकेबल होगी, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। Provided further that the above provision shall be applicable only for co-investment made from the date coming into force of this regulation। implied सी बात है, बैक डेट से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, हमेशा जो भी एप्लीकेबल होता है वो प्रोस्पेक्टिवली ही एप्लीकेबल होगा। तो ये कब से एप्लीकेबल है, प्रोस्पेक्टिवली। ठीक बात, ऐसा नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट होगा वो कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिवली ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर, ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी रिसेंट स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं, उनको दोबारा से नहीं देखना इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने अमेंडेड ही पढ़ाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी वापस देखे और ये क्या हो गया, नया कुछ नहीं, हम पढ़ चुके हो, राइट। अब हमारा जो क्लॉज सी था वो बोलता है कैटेगरी 1 and 2 AIF shall invest not more than 25% of investable fund in an investing company directly or through investment in the units of other AIF, है ना। तो ये कंडीशन थी। Provided that again एग्जामिशन ग्रांट हो रही है भाई किसको, वही एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे जो 25% की कंडीशन थी, जस्ट डबल कर लूं, उतना एग्जामिशन उनको मिल रहा है। ऑफ 1 and 2 may invest up to 50%, up to what, 50% of investable funds in an investing company directly or through investment in the units of other AIF। तो जो 25% की लिमिट थी वही अब एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के लिए बढ़कर के कितनी हो गई है, 50% की लिमिट हो गई है। तो ये एग्जाम्पशन मतलब मोटा मोटा आप देखेंगे हर जगह एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है, किसको, एक्रेडिटेड, सही बोल रहे हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 AIF है, उनके लिए कितना परसेंट होता है, 10% होता है, 10% of net asset value in listed equity of an investing company and shall not invest more than 10% of the investable fund in securities other than listed equity of investing company directly or through investment in the units of other AIF। देखिए कैटेगरी 1 and 2 के लिए लिमिट कितनी थी, 25% की लिमिट थी। अब कैटेगरी 3 जो है उनके लिए क्या बोला, देखो कैटेगरी 3 के लिए बोला दो कंडीशंस हैं, एक तो 10% ऑफ व्हाट, नेट असेट वैल्यू, 10% ऑफ नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू NAV, कहां पे, लिस्टेड में, listed equity of investing company and shall invest not more than 10%, 10% of what, investable funds, investable funds, कहां पे, अदर देन लिस्टेड में, अदर देन लिस्टेड में। ठीक बात, ये नॉर्मल कंडीशन है कैटेगरी 3 AIF का। अब वहीं पे अगर बाई चांस हम किसको एड ऑन कर ले, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को, तो एग्जामिनेशन ग्रांट होगी उनको डबल की एग्जामिनेशन ग्रांट हो जाएगी। जो 10% है वो बढ़ करके कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10% बढ़ करके कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन large value fund for accredited investor category 3 AIF may invest up to 20% of what, वही net asset value
in listed equity of investing company and may invest up to 20% of investable fund in securities other than listed equity of an investing company directly or through investment in units of other AIE. आज समझ में आ गई सबको? तो क्या करना है आपको, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंडीशन है वहां पे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को एग्जाम्पशन ग्रांट करनी है। तो मोटा मोटा एग्जाम्पशन हम एड ऑन कर रहे हैं और रिलैक्सेशन ही है उनको हर जगह पे। तो इन्वेस्टमेंट की कंडीशन भी उनके लिए डबल कर दी गई है कि सिंगल इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट जहां 1 और 2 के लिए 25% था, इनके लिए 50% है। जहाँ कैटेगरी 3 में 10% था, वहां पे इनके लिए कितना परसेंट है, 20% है। तो ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो एफ क्लॉज है उसमें देखो क्या दे रखा है, अनइन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड एंड डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर मे बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, other liquid assets of higher quality such as treasury bill, tri-party repo dealing, settlement, commercial paper, certificate of deposit, etc. अब देखो इसने क्या बोला, uninvested portion। अनइन्वेस्टेड पोर्शन, भाई आपने देख लिया एआईएफ को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो ठीक बात है, कैटेगरी के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट प्लान किया। अब जरूर सुना है कि सारा का सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट हो ही जाए, तो माइट बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कुछ पैसा अनइन्वेस्टेड अभी पड़ा हुआ है। तो वो जो अनइन्वेस्टेड पोर्शन है वो हम कहाँ लगा सकते हैं उसके बारे में बोला। एंड डाइवेस्टमेंट प्रोसीड, मतलब जैसे मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और इन्वेस्टमेंट सेल करने का अब वो पैसे पे किसका हक बनता है, यूनिट होल्डर्स का। तो डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगेगा, तो इन द मीन वाइल जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे तब तक उस पैसे का क्या करें। 2 केस हो गए, अनइन्वेस्टेड पोर्शन एंड डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स। एक तो फंड आया वो अभी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज अनइन्वेस्टेड। और डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स क्या हुई कि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है और अब सेल किए हुए इन्वेस्टमेंट पे किसका हक बनता है, यूनिट होल्डर्स का। तो यूनिट होल्डर्स को अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, अभी हम करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोसीड्स कहाँ इन्वेस्ट हो सकती है, जितनी भी लिक्विड एसेट्स है ना उनमें हो सकती है, लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, अदर लिक्विड एसेट्स लाइक ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टिल कब तक, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और distribution of funds to investors as per the terms of the fund document as applicable। क्या बोला इसने, जब तक भाई फंड्स एज पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स लाइज ना हो जाए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड टू द इन्वेस्टर एज पर द टर्म्स ऑफ फंड डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल। तो रिफंड का टाइम पीरियड देखा होगा ना कि हम प्रोसीड कितने दिनों में पे करेंगे या इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में करेंगे, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तब तक वो पैसा आइडियली रखने का कोई सेंस है नहीं, तो उसको लिक्विड असेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, एफ क्लॉज, राइट। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं जल्दी से। देखिए एआईएफ में काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं पुराने बच्चों के लिए, और जो रिसेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सारा ऑलरेडी अमेंडेड कवर है, बट पुराने बच्चों के लिए काफी सारे अमेंडमेंट है, तो उनको एआईएफ में देखना पड़ेगा अमेंडमेंट्स क्या क्या एप्लीकेबल है। मैक्सिमम जो भी अमेंडमेंट्स कवर होंगे वो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पशन के हैं, राइट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस के कंसर्न में, जो हमारी कंडीशन है जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, इसमें जो कंडीशंस हैं उसमें काफी सारे अमेंडमेंट कवर किए गए हैं। तो जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी में इन्होंने एग्जिट के कंसर्न में भी एक प्रोवाइडेड डाल दिया कि जो टर्म्स ऑफ एग्जिट है या टाइम ऑफ एग्जिट है वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ये इन्होंने बोल दिया। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, जो भी एप्लीकेबल होगा वो बैकडेट से नहीं होगा, हमेशा प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की कि जो इन्वेस्टमेंट है सिंगल इन्वेस्टी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंगल इन्वेस्टी में कैटेगरी 1 और 2 में 25% एग्जाम्पशन ग्रांट किसको कर दिया भाई, एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई। और कैटेगरी 3 में जो 10% की लिमिट थी उसको इंक्रीज करके कितना परसेंट कर दिया गया है, 20%। किसके लिए, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए, नॉर्मल केस में नहीं, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के केस में। ठीक है, साथ ही में इन्होंने बोला अनइन्वेस्टेड पोर्शन का क्या करना है, तो उसके बारे में भी कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है कि अनइन्वेस्टेड पोर्शन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, ताकि भाई इंटरेस्ट का लॉस क्यों किया जाए भाई। ठीक बात है ना, समझ में आया। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, एच क्लॉज। इन्वेस्टमेंट बाय कैटेगरी 1 and 2 AIF in the shares of entities listed on institutional trading platform
आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू आईसीडी और जो हमारा है रेगुलेशन shall be deemed to be investment in unlisted securities। वैसे तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नहीं, अभी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है आईजीपी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जैसे आपको ध्यान होगा कि हम परसेंटेज पढ़ते हैं कि इतना परसेंटेज लिस्टेड इतना अनलिस्टेड है ना, तो ये बोल रहा है आईजीपी पे अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आईजीपी पे अगर लिस्टेड है तो उसको क्या मानना है, अनलिस्टेड मानना, क्या मानना है, अनलिस्टेड ही मानना है। ठीक बात, आईजीपी पे लिस्टिंग इक्विवेलेंट टू अनलिस्टेड। अब यहाँ पे वन बाय वन जो कंडीशंस ऑफ कैटेगरी 1, 2, 3 जो हैं उनके बारे में भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान से कंसर्न में भी कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ पे कवर किए गए। देखिए इसमें जो सबसे पहले हमारा AIF 1 कैटेगरी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस थी का जो क्लॉज ए है उसमें क्या अमेंडमेंट एड ऑन किया है इन्होंने। कैटेगरी 1 AIF shall invest in investee companies, venture capital undertaking, SPVs, LP, in units of other category AIF of the same subcategory or in units of category 2 AIF as specified in this regulation। पहले कैटेगरी 2 में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे ये लोग, सिर्फ AIF 1 में ही करता था, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये अमेंड हो गया है ना, तो कैटेगरी 2 AIF में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग कंपनी की डेफिनेशन जो थी, जो पहले थी वो अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब जो आपका क्लॉज बी है उसको आप स्ट्रेट अवे कट कर दीजिए, वो नहीं पढ़ना है। क्लॉज सी आपका एज इट इज सेम है, नो चेंज एट ऑल। अब AIF कैटेगरी 1 में डिफरेंट सब कैटेगरीज थी, उनमें भी फर्दर अमेंडमेंट्स हैं। तो आपको ये ए क्लॉज वाला अमेंडमेंट आई होप समझ में आ गया है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बोला, जिसमें एक एड ऑन जो है कैटेगरी 2 AIF हो गया है। बाकी बी क्लॉज आपको कट करना है। अब यहाँ पे जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं उनके कंसर्न में जो कंडीशन थी उनमें भी चेंजेस आ गया है। पहले 2/3 1/3 की कंडीशन हुआ करती थी, वो अभी चेंज हो गई है। नाउ व्हाट इट सेज, एटलीस्ट 75%। अब सब में 75 ही हो गया है, पहले इसमें 2/3 1/3 बाकियों में 75 ऐसी कंडीशन थी, अब यहाँ पे सब में 75% है। 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, वो इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पे, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात पहले भी थी, वो 2/3 के कंसर्न में थी, लेकिन अब 75% के कंसर्न में है। तो अनलिस्टेड में ही करना है, लिस्टेड में नहीं करना है। और अनलिस्टेड किस में, इक्विटी शेयर इधर या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर कंपनीज लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज या SME सेगमेंट ऑफ एन एक्सचेंज। देखिए SME एक्सचेंज पे आप कर रहे हैं या SME सेगमेंट में अगर आप कर रहे हैं तो उसको अनलिस्टेड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो या तो आप क्या कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर कंपनीज लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड, मेन बोर्ड पे नहीं है, मेन बोर्ड पे नहीं है, किस में है, SME एक्सचेंज या SME सेगमेंट ऑफ एन एक्सचेंज पे है। तो वो कितना परसेंटेज होना चाहिए, 75% होना चाहिए। लेकिन साथ ही में ये जो कंडीशन आपको फुलफिल कर लेनी है, कब तक कर लेनी है, बाय द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। तो ये बात तो पहले भी थी, लाइफ साइकिल के एंड तक करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है उसमें ऑल्ट्रेशन आ गया है, अलॉन्ग विद यहाँ पे जो 1/3 वाली जो कुछ कंडीशन थी बी क्लॉज वाली, वो पूरी तरह से कट हो गया है। अब इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीटली ओमिट हो चुका है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपका कंटेंट यहाँ पे काफी कम हो गया है। तो बी क्लॉज जो है यहाँ पे एज इट इज काट दो, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है जब इस तरह के अमेंडमेंट आते हैं कि कट कट कर, एडिशंस कम है, कटिंग ज्यादा है यहाँ पे। चलिए अब डी जो क्लॉज है उसमें यहाँ पे क्या बोला गया कि सच फंड शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम सब रेगुलेशन 1 and 2 ऑफ रेगुलेशन 3 एंड सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पशन दे रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज ऑन SME लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज या SME सेगमेंट ऑफ एन एक्सचेंज, pursuant to due diligence of such companies subject to the following condition. Number 1 condition is that
आप डिस्क्लोजर दे दीजिए कि हमने ट्रेडिंग किया है कितने दिनों में, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। कितने दिनों में, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज आप डिस्क्लोजर दे दीजिए कि हमने ट्रेडिंग किया है। अगर आप डिस्क्लोजर दे देते हैं तो ठीक बात है। एंड साथ ही में दूसरी कंडीशन क्या है, ये लॉक्ड इन रहेंगी कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे एक न्यू कंडीशन जो हमारी है एड ऑन हुई है, दैट इज इन रिगार्ड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन से एग्जाम्पशन। और इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन से एग्जाम्पशन जो होगा 2 कंडीशन की कंप्लायंसेस में होगा। पहली कंडीशन कि आपको डिस्क्लोजर देना है कितने दिनों में, 2 ट्रेडिंग डेज में। जब भी आपने एसएमई एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसमें ट्रेडिंग किया है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप इंटीमेशन दे दीजिए कि हमने ये जो है ट्रेडिंग किया है। तो इससे पता चल जाएगा कि एएफ ने इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रेडिंग किया है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेटेड या मैनिफाइड इंटेंशन नहीं था, तो इस तरह का इंटीमेशन चला जाएगा। सेकेंडली ये बोलता है कि लॉक्ड इन जो रहेंगे कितने साल के लिए रहेंगे, 1 ईयर के लिए लॉक्ड इन रहेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये एक न्यू एडिशन आपको याद रखना। देखिए एआईएफ में एक तो जनरल जो हमारा एग्जाम्पशन वाला प्रोविजन रहेगा जहां पे हर जगह एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को एग्जाम्पशन दिया है। अब जो हम एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं वो एआईएफ इंडिविजुअल कैटेगरीज के बारे में, एआईएफ 1 के साथ साथ अभी हम वेंचर कैपिटल फंड में बात कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल में कितना परसेंटेज, 75% की बात की अनलिस्टेड में। देन अब उसमें भी इन्होंने बोला एक और एग्जाम्पशन दे दिया कि इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप 2 कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, डन। अब है एसएमई फंड। एसएमई फंड, तो एसएमई फंड में वही 75% पहले था, अभी भी 75% है। लास्ट में कुछ चीजें एड ऑन हुई है। और इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 देखो कैटेगरी 2 परमिट कर दिया है, पहले नहीं था तो अब एड ऑन हो गया है। कैटेगरी 2 एआईएफ विच इन्वेस्ट प्राइमरीली इन सच वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और इन्वेस्टिंग कंपनीज। तो कैटेगरी 2 एआईएफ को यहाँ पे परमिशन ग्रांट की जा रही है जो प्राइमरीली वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स में या इन्वेस्टिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, उनको अलाउ किया गया। अगेन यहाँ पे जो क्लॉज बी है उसमें चैप्टर 9 एड ऑन किया है ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, चैप्टर 9, तो वो इतना रेलेवेंट नहीं है। ये मार्केट मेकिंग वाला जो कंडीशन है चैप्टर 9। अगेन जो क्लॉज सी है दैट इज द सेम कंडीशन है जो वेंचर कैपिटल में एड ऑन हुई है, दैट इज इन रिगार्ड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। और डिटो सेम 2 कंडीशन है, सब में कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे वही 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इंटीमेशन देनी है। एंड अगेन लॉक इन पीरियड कितना रखे गए, यस वही 1 ईयर, 1 साल का लॉक इन यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। सुन रहे सब मेरी बात ध्यान से, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हमने कवर करने हैं, प्लीज नोट डाउन ऑल द अमेंडमेंट्स प्रॉपरली, ताकि अपने कंपाइलर्स में अपने नोट्स के अंदर इसको अमेंड कर लेना, ताकि एग्जाम में ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे क्या गया। उसके बाद थर्ड जो हमारा था सोशल वेंचर फंड। सोशल वेंचर फंड में वही 75% है। और एक कंडीशन एड ऑन की है इन्होंने कि मिनिमम जो ग्रांट का कंडीशन है वो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को हर जगह मुक्ति दे रखी है, राइट। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें भी एड ऑन किया गया है कि यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 2 एआईएफ विच इन्वेस्ट प्राइमरीली इन सच वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर एसपीवीज। तो देखो ये जो कैटेगरी 2 वाला है ना, ये अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट जो एआईएफ कैटेगरी 1 को परमिट कर रहा है कि आप कैटेगरी 2 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फर्दर। कैटेगरी 2 एआईएफ, अब कैटेगरी 2 एआईएफ में किस टाइप का अमेंडमेंट दे रखा है, लेट्स सी। कैटेगरी 2 एआईएफ फंड shall invest in investing company or in units of category 1 या other category 2 AIF as may be disclosed in the placement memorandum, right? Then उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड बी क्लॉज जो है वो सब में से ओमिट हो गया है। बी क्लॉज तो मोटा मोटा हर जगह से ओमिट किया है इन्होंने। देन उसके बाद ये सी डी ई जो है वो उसमें ई में जो है वो चैप्टर 9 एड ऑन किया है, तो दिस इज नॉट एज सच अमेंडमेंट, वो तो सिर्फ जो आईसीडीआर में अमेंडमेंट है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे डाल रहा है। तो मार्केट मेकिंग जो है वो चैप्टर 9 में प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसके हिसाब से चैप्टर 9 का मार्केट मेकिंग आपको देख। फिर वो सेम बात एग्जाम्पशन किससे, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो देखो सब में ये सेम बात बोल रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग से एग्जाम्पशन, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग से एग्जाम्पशन की 2 कंडीशंस, वही 2 दिन का इंटीमेशन और 1 ईयर का लॉक्ड इन, सेम टू सेम। विद इन 2 ट्रेडिंग डेज क्या करोगे, डिस्क्लोजर एंड लॉक्ड इन 1 साल का। फाइन, याद हो गई ये कंडीशन अच्छे से सबको, हर जगह ये एड ऑन हुआ है। अब लेट्स मूव फर्दर ऑन द कैटेगरी 3 एआईएफ। अब कैटेगरी 3 एआईएफ जो है उसमें क्या बोला, कैटेगरी 3 एआईएफ में इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड या अनलिस्टेड इन्वेस्टिंग कंपनीज। यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में परमिशन ग्रांट है। डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं,
या अदर AIF या कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज में जो चेंजेस हैं उसको अमेंडेड ही पढ़ना है अब आपको। बी अगेन यहाँ से ओमिट हो चुका है, जो बी कंडीशन है वो आपको नहीं पढ़नी, राइट। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9। देखो अमेंडमेंट अभी तक कौन कौन से चैप्टर पढ़े? चैप्टर 1 हमने पढ़ा ICDR में, चैप्टर 2 रीट में नॉमिनल्स था, चैप्टर 3 इनवीट में भी नॉमिनल्स था। AIF में काफी मेजर अमेंडमेंट्स है, तो AIF को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब हम चैप्टर नंबर 9 फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। नंबर 1 ऑल इन कॉस्ट की सीलिंग पढ़ते हैं हम, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। आपको याद होगा 450 बेसिस पॉइंट्स वहां पे दे रखे थे, उसको अब हमें अमेंड करना, ऑल्टर करना है। तो उसमें क्या कर दिया है, 550 बेसिस पॉइंट कर दिए। 550 किसके लिए? एग्जिस्टिंग ECB के लिए, एग्जिस्टिंग वालों के लिए कितना कर दिया? 550। और जो न्यू ECB आएंगे उनके लिए कितना है? 500 बेसिस पॉइंट्स। एग्जिस्टिंग वालों के लिए कितना कॉस्ट कर दिया? 550। और जो न्यू वाले हैं उनके लिए कितना हो गया है? 500 बेसिस पॉइंट। तो एक तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में अमेंडमेंट है, तो जो आपके 450 बेसिस पॉइंट्स थे उनकी जगह पे अब क्या एप्लीकेबल होगा? दो अलग अलग लिमिट्स दे दिए। जो ऑलरेडी ECB चल रहे हैं उनके लिए लिमिट कितनी हो गई? 550 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड है। और जो न्यू वाले हैं, ये तो एग्जिस्टिंग, और जो न्यू वाले हैं उनके लिए 500 PPS है। ठीक है ना, ये छोटा सा अमेंडमेंट। देन उसके बाद पार्किंग ऑफ ECB के लिए ये कोविड रिलेटेड ये एग्जाम्पशन है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू ECB borrowers affected by COVID-19 pandemic as a one-time measure with effect from 7th April 2021. Unutilized ECB proceed drawn down on or before 1st March 2020 can be parked in term deposit of any category 1 banks in India prospectively for an additional period up to 1st March 2022. वैसे ये पीरियड आज की डेट पे खत्म हो चुका है, 1st March 2022 है ना। अभी March 2022 चल रहा है ऑलरेडी, तो वैसे पीरियड अब खत्म हो चुका है। बट ICSI क्या बोलता है? दिसंबर तक के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, तो डेफिनेटली ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें हमें अमेंडमेंट्स कवर करने हैं, दैट इज SEBI LODR रेगुलेशन। बाकी सारे चैप्टर्स में ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं, तो उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट है नहीं। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं LODR रेगुलेशन, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट्स हमें कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन। तो वहां पे जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल और नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी ऐसे अलग अलग दे रखा था, तो उसकी जगह पे जो वर्ड ऐड हो गया नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब जो आपके यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होगी उसमें वो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनकी जगह पे सिंगल वर्ड आप यूज करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो पहला अमेंडमेंट है एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। देन उसके बाद इसी में एक प्रोविजन जो है एड ऑन करना है, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन will become applicable to listed entities on the basis of criteria of the value of outstanding listed debt security shall continue to apply to such entities even if they fall below the threshold as mentioned in sub regulation 1A of regulation number 50। अब देखो ये एप्लीकेबिलिटी के बाद इन्होंने बोला, देखो उन्होंने क्या बोला, देखो आप ना लिस्टेड एंटिटी हो, ठीक है, और किसके बेसिस पे? डेट सिक्योरिटीज के बेसिस पे। ठीक बात। अब आप पे कुछ कंडीशन है, कुछ रेगुलेशन है एप्लीकेबल हो गई डेट सिक्योरिटीज के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे। अब आपने कभी ना कभी डेट सिक्योरिटी का पेमेंट तो करना ही है, आपने पेमेंट किया, अब जब आपने रिडम्पशन कर दिया तो वैल्यू कम हो गई है। तो वैल्यू कम हो गई है तो क्वेश्चन ये रेज होता है दिमाग में, ठीक है, अब भी हमें वो प्रोविजन एप्लीकेबल करना है? तो आंसर है हाँ, यस, बिल्कुल करना है। shall continue to apply to such entities even if they fall below the threshold as mentioned in sub regulation 1A of regulation number 15। तो रेगुलेशन 15 जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रेगुलेशन है उनके कंसर्न में बात करता है। तो रेगुलेशन 15 1A ये जो एग्जाम्पशंस हैं उनमें अब आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। रीजन भी यहाँ एक बार अगर एप्लीकेबिलिटी हो गई है तो वो फॉरएवर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको एड ऑन करना है। अब रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 जो है
उसमें क्या क्या चीजें एड ऑन हुई हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस जो हैं हमें फर्दर एक्स्ट्रा पढ़नी है। देखिए, हमें पढ़ा था नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि विच इज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, तो उन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर अदर लिस्टेड एंटिटी which are not companies but body corporate or are subject to regulation under other statutes, the provisions of corporate governance provisions as specified in regulation 17। अब देखो ये वैसे भी रेगुलेशन 15 नॉन एप्लीकेबिलिटी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एग्जाम्पशन की बात करता है, तो यहाँ पे उन्हीं जो रेगुलेशंस के प्रेस्क्रिप्शन दे रखे हैं, रेगुलेशन 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, काफी सारे रेगुलेशंस जो हैं हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, है ना। 25, 26, 27, ये सारे जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रेगुलेशन हैं shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities। अब देखो इसने क्या बोला, कंपनी नहीं हो आप, यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट कुछ भी हो सकता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो हो सकता है किसी अदर लॉ से रेगुलेट हो रहा है। अगर ये किसी अदर लॉ से रेगुलेट हो रहा है, ठीक बात है, किससे, अदर लॉ से रेगुलेट हो रहा है, तो इन दैट केस अदर लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है, अदर लॉ को प्रायोरिटी मिलेगी। और ये जो रेगुलेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले, वो उतने ही एप्लीकेबल होंगे जिससे कि अदर लॉ का वायलेशन नहीं होता। तो क्लियरली बोलता है shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes, मतलब उनके जो रेस्पेक्टिव लॉ है उनका वायलेशन मत करा देना भाई। हमेशा जो रेस्पेक्टिव लॉ होता है वो हमेशा सुप्रीम होता है, उसको पहले मानना ही पड़ता है, तो उसमें लफड़ा मत कर देना भाई, ठीक बात समझ रहे आ रही है। तो ये जो सारे के सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन है, सब्जेक्ट टू देयर रेगुलेशंस ही फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। Regulation 17 shall not be applicable during the insolvency resolution process period in respect of listed entity or in high value debt listed entity। तो ये हाई वैल्यू डेट एंटिटी ये एड ऑन हो गया है, तो ये हाई वैल्यू डेट लिस्टेड ये सब में एड ऑन हुआ है, ये आप इसमें ये वर्ड सब में एड ऑन कर लीजिए, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। तो जिनमें प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा डेट्स हैं उनकी बात की जा रही है। अब नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। उसमें ये जो आपको पैराग्राफ दे रखा था उसको कट कर देंगे, उसकी जगह पे क्या करना है आपको, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई ओनली टू लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। पहले क्या लिखा हुआ था, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, एनसीआरपी, ये लिखा हुआ था, अलग अलग था ना, पहले दो अलग अलग नामकरण यूज हो रहे थे, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स, इस तरह से। अभी दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज हो रहा है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो ऑब्वियसली आपको वही यूज करना है। तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो यहाँ पे आपको नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ एनसीडीज एंड एनसीआरपीज, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी में आपको ये करेक्शन करना है। फिर उसके बाद हम रेगुलेशन नंबर 50 पे मूव करते हैं। रेगुलेशन 50 जो है इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज के कंसर्न में बात करता है। तो इस इंटीमेशन में क्या क्या बातें बोली गई है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें बोली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्किंग डेज का इंटीमेशन है। इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रायर इंटीमेशन की जब हम बात करते हैं तो मेन बोर्ड पे भी हम इंटीमेशन भेजते हैं बहुत सारा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इंटीमेशन है। तो जो पहला इंटीमेशन है वो कितने दिन का है, 2 वर्किंग डेज। कितने दिन का है, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। और इस वर्किंग डेज में क्लियर डेज है, डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना है। तो ये क्या है, 2 क्लियर डेज का प्रायर इंटीमेशन है। अच्छा, ये प्रायर इंटीमेशन किससे पहले जाता है, बोर्ड मीटिंग से पहले ना, ऑफ कोर्स। एलओडीआर में जब भी हम इंटीमेशन देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, प्रायर इंटीमेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले के इंटीमेशन की बात करें, 2 दिन 3, जो जितने भी दिन बोलेगा, 2 दिन 5 दिन, जो जितने भी दिन है, तो यहाँ पे हम कितने दिन पहले की बात करें, 2 डेज की बात करें, इससे बोर्ड मीटिंग से 2 डेज बिफोर। ये 2 डेज कौन सा है, क्लियर। अब ये बोर्ड मीटिंग क्यों हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें देखने हैं।
in which any of the following proposal is to be considered. तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए 2 दिन पहले इंटीमेशन जाएगा? तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव जो है ऑल्टरेशन इन द फॉर्म या नेचर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, नेचर में चेंजेस. नंबर 2, डेट ऑफ द इंटरेस्ट या डिविडेंड या रिडम्पशन पेमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो पेमेंट डेट वेट में कोई ऑल्टरेशन हो रहा है. फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली या एनुअल एज द केस में भी. फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो ऐसे कोई भी मैटर, एनी मैटर अफेक्टिंग द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो इस तरह से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर्स हो, वैसे तो जैसे हम मेन बोर्ड पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो अलग अलग कैटेगरीज दे दी है ना, वहाँ पे 2 दिन 5 दिन 11 दिन का इंटीमेशन था, यहाँ पे सारे मामले एक साथ ही आ गए. तो उन सब में 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले आपको क्लियर नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा कि हम इस रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग कॉल करने वाले, ठीक है. फिर listed entity shall also intimate the stock exchange not later than the date of commencement of dispatch of notice in case of what? AGM, EGM that is proposed to be held for obtaining shareholders approval for proposals at clause C and D under subregulation 1 of this regulation. C, financial results. D, फंड रेजिंग. अगर उसके लिए आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ रही मेंबर्स की, तो इन दैट केस उस रेस्पेक्टिव मीटिंग की भी इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी. कब देनी है? स्टॉक एक्सचेंज नॉट लेटर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस. तो जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया होता है एजीएम ईजीएम का, तो उस दिन आपको सेम डे स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेशन देना पड़ेगा. एनी मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन रिलेशन टू द प्रपोजल एट क्लॉज ई ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ दिस रेगुलेशन. तो क्लास मीटिंग भी अगर हो रही है जहां पे उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, तो क्लास मीटिंग का नोटिस जब उनको गया था तब स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेशन देना है. तो यहाँ पे कौन कौन हुआ? एक तो एजीएम ईजीएम, और यहाँ पे किसकी बात हो रही? क्लास मीटिंग, ठीक है. एम आई क्लियर? तो यहाँ पे प्रायर इंटीमेशन कौन कौन से हुए? एक तो 2 दिन की इंटीमेशन हुए. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें ऑब्जेक्टिव्स वो सारे हैं जो मेन मोड में भी पढ़ते हैं. तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हुए? लाइक आप क्या कर रहे हो? टेन्योर चेंज कर रहे हो, इंटरेस्ट डिविडेंड के पेमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, या फिर कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर कोई फंड रेजिंग कर रहे हो, मतलब इस तरह के कोई भी मामले आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 दिन का इंटीमेशन देना पड़ेगा. और अगर आप मीटिंग कॉल कर रहे हो तो मीटिंग के साथ साथ जब होल्डर्स को मीटिंग का नोटिस आएगा, इनको भी स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ेगा. नेक्स्ट रेगुलेशन जो हमारी है 51, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हैविंग बियरिंग ऑन परफॉर्मेंस या ऑपरेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी. इसमें जो आपका पहला पॉइंट था, प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, है ना, इसमें आपको क्या क्या करना है? रिडम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ये पॉइंट एड ऑन करना है, रिडम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. देन उसके बाद एक थर्ड पॉइंट और एड ऑन करना है, दैट इज व्हाट? लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज, मतलब करेक्शन है इसमें, listed entity shall disclose on its website all such event or information which have been disclosed to the stock exchanges under this regulation, and such disclosure shall be hosted on website of listed entity for a minimum period of 5 years and thereafter as per the archival policy of listed entity as disclosed on the website. तो what it says, listed entity को क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा. कौन से इवेंट? ऑल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज. जितने इन्फॉर्मेशन आपने स्टॉक एक्सचेंज को डाली है वो सारी की सारी बातें अपनी वेबसाइट पे भी डालना. मतलब लोग स्टॉक एक्सचेंज से पहले आपकी वेबसाइट देखेंगे भाई, तो आपकी वेबसाइट पे तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. और ये जो इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पे अपलोड करा है वो मिनिमम कितने साल के लिए? 5 साल, या फिर आर्काइवल पॉलिसी जो भी जैसा भी केस है उसके हिसाब से अपलोड करनी पड़ेगी. 5 years और आर्काइवल पॉलिसी, राइट. ये मिनिमम पीरियड है, इतने पीरियड तक आपको वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा. तो उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको अमेंड करना है आपको. लिस्टेड एंटिटी शैल प्रिपेयर एंड सबमिट अनऑडिटेड या ऑडिटेड क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन क्वार्टरली बेसिस इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 45 days. Within how many days? 45 days from the end of the quarter other than the last quarter to the recognized stock exchange. तो मेन बोर्ड वाले सेम प्रोविजन हो गया अभी, एग्जैक्टली सेम. क्वार्टरली आपके ऑडिटेड भी हो सकते हैं, अनऑडिटेड भी हो सकते हैं, जैसा भी केस है.
क्वार्टर एंड के 45 डेज के अंदर अंदर आपको सबमिशन देना है। अच्छा, लेकिन लास्ट क्वार्टर का नहीं भेजना है, लास्ट क्वार्टर का नहीं भेजना है, क्यों? Listed entity which have listed their debt securities, a copy of financial results submitted to the stock exchange shall also be provided to debenture trustees on the same day the information is submitted to the stock exchange along with किसको debenture trustees को भी भेजना है। अच्छा, अब लास्ट क्वार्टर का हम जो पीरियड पढ़ते हैं वो कितने पीरियड में जाता है? दैट इज ऑफ 60 डेज, है ना। तो देखें यहाँ पे क्या बोलते हैं, The listed entity shall comply with the following requirements with respect to the preparation, approval, authentication and publication of annual and quarterly financial results। क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी? नंबर 1, unaudited financial results on quarterly basis shall be accompanied by limited review report। ये अब है ना बिल्कुल मेन बोर्ड जैसा ही कंडीशन हो गया है। तो अब आपने चाहे डेट सिक्योरिटीज इशू किए हो या प्रेफरेंशियल इशू किए हो या कुछ भी इशू किया हो, अल्टीमेटली प्रोविजन सब में सेम ही फॉलो हो रहा है। तो देखिए, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, और ये लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी in the format as specified by the board, provided in case issuer whose accounts are audited by Controller and Auditor General of India, the report shall be provided by practicing chartered accountant। practicing chartered accountant अगर CAG से ऑडिट हो रही तो कौन करेगा? practicing chartered accountant रिपोर्ट बना के देगा। The quarterly result shall be taken on record by the board of directors and signed by managing director या executive director। तो ये भी इसने पॉइंट बोल दिया इसमें। फिर उसके बाद ऑडिटेड रिजल्ट्स ऑफ द ईयर शैल बी सबमिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द सेम फॉर्मेट एज एप्लीकेबल फॉर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्वार्टरली वर्ड ऐड करना है। अब आगे क्या बोलता है? द एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखो लास्ट अब ईयर एंड हो रहा है, आपने 3 क्वार्टर के तो क्वार्टर एंड के 45 डेज के अंदर भेज दिया। अब ईयर एंड हो रहा है तो लास्ट क्वार्टर आ रहा है, तो उसका मतलब फाइनेंशियल ईयर की जाएगी, तो वो फाइनेंशियल ईयर के 45 डेज में नहीं जाती, वो 60 डेज के अंदर जाती है ना। Submitted to the stock exchange within how many days? 60 days from the end of the financial year with the audit report 60 days, right? तो 60 days के अंदर अंदर आपको तो सबमिट करना है। तो क्या बोलता है? Provided that issuers who are being audited by CAG shall adopt the following 2-step process for disclosure of annual audited financial result। तो अगर CAG है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मतलब सरकारी कंपनी है, CAG ने अपॉइंट किया है ऑडिटर, तो फिर वो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? First level audit shall be carried out by auditor appointed by the CAG, who shall audit the financial of listed entity, and such financial results shall be submitted to the stock exchange within 60 days from the end of the financial year। ये तो पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या बोलता है? After completion of audit by CAG, the financial results shall be submitted to the stock exchange within 9 months from the end of the financial year। तो दोबारा से कब जा रहे हैं? 9 मंथ्स में जा रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? प्रैक्टिसिंग सीए। तो 2 बातें आ गई ना इसमें, एक तो कैग का जो ऑडिटर है उसने यहाँ पे वेरीफाई किया, ऑथेंटिकेट किया, तो वो तो 60 डेज में जाएगा। दूसरा, कैग का अभी कंप्लीशन हो चुका है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 9 मंथ्स के अंदर आपको सबमिट करना है, और ये प्रैक्टिसिंग जो सीए है उसके थ्रू जाएगा। फिर क्या बोलता है? Modified opinion in audit report या limited review report that have a bearing on the interest payment या dividend payment। 2, non-convertible securities redemption या principal repayment capacity of the listed entity shall be appropriately and adequately addressed। यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वर्ड ऐड हो गया है। पहले वही नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिखा हुआ था, तो उसकी जगह पे अब सिक्योरिटीज वर्ड ही यूज हो रहा है, क्योंकि चाहे आपका डेट सिक्योरिटी हो या प्रेफरेंशियल, सबके लिए अब सिंगल वर्ड यूज हो रहा है सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। देन एफ क्लॉज में भी अमेंडमेंट है। द लिस्टेड एंटिटी शैल आल्सो सबमिट एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर हाफ ईयर बाय वे ऑफ नोट, अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली क्या क्या स्टेटमेंट जाते हैं? असेट्स लायबिलिटीज के स्टेटमेंट, कैश फ्लो के स्टेटमेंट, है ना। तो मेन बोर्ड पे भी ये सारे जाते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब कुछ डिलीशन करने हैं। ये एक पैराग्राफ जो आपको दे रखा था कि स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन रिव्यूड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको डिलीट कर देना, इसको अब आपको कैरी नहीं करना, ओमिटेड। फिर उसके बाद लिस्टेड एंटिटी व्हाइल सबमिटिंग क्वार्टरली एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग लाइन आइटम्स, है ना। क्या क्या डिस्क्लोजर देगा उसकी एक लिस्ट दे रखी थी। तो उसमें ए क्लॉज डिलीट कर दीजिए,
बी डिलीट कर दीजिए, डी डिलीट कर दीजिए, ई भी डिलीट कर दीजिए। डिलीशन है, बहुत अच्छा काम, फटाफट फटाफट काटते जाओ, मजा आ जाएगा एकदम। तो जहां जहां डिलीशन है वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जहां जहां करेक्शन है वहां पे भी मतलब मेजर करेक्शन जो यहाँ पे है वो सिक्योरिटी से कंसर्न में ही है। जैसे पहले डेट और प्रेफरेंशियल दो अलग अलग लिखा हुआ था, अब यहाँ पे सिंगल वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब कौन कौन सी नई बातें और एड ऑन हो रही है? करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल, बैड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल, करंट लायबिलिटी रेशियो, total debts to assets, data turnover, inventory turnover, operating margin, net profit, sector specific। तो ये सारे रेशियोज भी डिस्क्लोजर में जाएंगे, तो ये सारी बातें हमें एड ऑन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डेट सर्विस रेशियो, उसके बाद लिखा था असेट कवर, उसको काट दीजिए, असेट कवर काट दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ओमिटेड, नेक्स्ट उसके बाद में ओमिटेड प्रॉफिट ऑफ हाफ ईयर एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, ये भी ओमिटेड। तो जहां जहां ओमिटेड है वो फटाफट फटाफट काट लो, पेन लो, जल्दी जल्दी नोट्स में से काटते जाओ, इतना सुपर एक्साइटमेंट आ जाना चाहिए हमें कटिंग के नाम पे। और अब यहाँ पे कुछ वापस से ऑल्टरेशन से अमेंडमेंट्स है। लिस्टेड एंटिटी शैल विद इन 45 days from the end of every quarter submit to the stock exchange statement indicating the utilization of issue proceeds of non convertible security। यूटिलाइजेशन, तो आपने कितना पैसा कहाँ यूज किया है उसके कंसर्न में एक स्टेटमेंट जो आएगा वो कितने दिनों में जाएगा? 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर के हाउ मेनी डेज? 45 days में। क्वार्टर के हाउ मेनी डेज? 45 days के अंदर आपको ये इंटीमेशन देनी पड़ेगी। विच शैल बी कंटिन्यू टू बी गिवन टिल सच टाइम द इशू प्रोसेस हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड और द पर्पस फॉर विच दिस प्रोसेस वर रेज्ड हैज बीन अचीव्ड। या तो पैसा फुली यूटिलाइज हो जाए या फिर जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया गया था वो पर्पस फुलफिल हो जाए, तब तक हर क्वार्टर में आपको 45 days के अंदर फंड यूटिलाइजेशन का इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? इन केस ऑफ मटीरियल डिविएशन इन द यूज ऑफ प्रोसीड, अब पैसा रेज किसी और पर्पस के लिए गया था, यूज कहीं और कर रहे, ऐसा कुछ है, as compared to the object of the issue the same shall be indicated in the format as specified। तो deviation अगर है तो that is also required to be disclosed। फिर उसके बाद यहाँ पे listed entity within 2 days लिखा हुआ था, यहाँ पे working ऐड करना है, 2 working days of conclusion of the meeting of board of director publish the financial results। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा करेक्शन है, 2 days के साथ 2 working days आपको ऐड ऑन करना है, 2 working days। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट एकदम करेक्ट है, कोई करेक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट में करेक्शन है, तो क्या करना है आपको? लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिबेंचर ट्रस्टी एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट। स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर ट्रस्टीज एंड वेबसाइट, तीन जगह बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर ट्रस्टी और वेबसाइट। ठीक है, 3 जगह पे। क्या क्या? एनुअल रिपोर्ट सेंड की थी शेयर होल्डर्स को along with notice of AGM not later than the date of commencement of dispatch to the shareholder। जब आपने शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा था ना, उसी के साथ साथ आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, ट्रस्टी को भी बताना है और वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा। एंड सेकेंडली, इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द एनुअल रिपोर्ट the revised copy along with the details and explanation of the changes not later than 48 hours after the annual general meeting। अगर ऑल्टरेशन है तो ऑल्टरेशन के 48 hours के अंदर अंदर आपको वो वापस से इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई ये ऑल्टरेशन हो गया है। जब हम अडॉप्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली कुछ कुछ चेंजेस आ ही सकते हैं। देन है असेट कवर। असेट कवर में एक वर्ड ऐड करना है, हायर असेट कवर। बस क्या इससे फर्क क्या पड़ेगा? In respect of listed non-convertible debt securities, listed entity shall maintain 100% asset cover या फिर higher। देखो जितनी asset है, जितनी liabilities है, या तो उतना तो मेंटेन करना है, उससे ज्यादा भी मेंटेन करना है तो वो भी कर सकते हो as per the terms of offer document। ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हम हायर मेंटेन करेंगे तो हायर करेंगे और एट पार करेंगे तो एट पार करेंगे, जैसा लिखा हुआ है। उससे कम तो कर नहीं सकते। 100 करोड़ के डिबेंचर है तो असेट कम से कम 100 करोड़ की तो होनी चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा है तो अच्छी बात है, तो हायर असेट कवर भी हो सकता है। ठीक है,
The listed entity shall disclose the asset cover available in case of non-convertible debt securities along with financial results in the format as specified by the board. और अब आप जब asset cover दे रहे हो तो कौन से asset है भाई वो बताओ, और साथ ही में आपका फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है वो भी बताओ. Credit rating. Each rating obtained by the listed entity with respect to non-convertible debt securities. With respect to non-convertible debt security shall be reviewed at least once in a year. Reviewed at least once in a year. तो साल में एक बार एटलीस्ट रिव्यू करना ताकि लोगों को पता रहे पैसा उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो सेफ एंड सिक्योर है. तो यहाँ पे वो 1 ईयर तो सेम ही है. यहाँ पे जो वर्ड यूज करना है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज यूज. अब है डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी. इसमें क्या बोला उन्होंने, हाफ ईयरली सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर या फिर हायर. देखो यहाँ पे भी हायर यूज कर लेना. हायर तो ऑब्वियसली जब इनका इंटेंशन क्लियर कट हो गया कि अब ऑफर डॉक्यूमेंट में हायर की बात आ सकते तो हायर डालेंगे, तो हायर एसेट कवर. फिर क्या बोलता है अलॉन्ग विद क्या करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन द मैनर एंड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. तो जब हम डिबेंचर ट्रस्टी को इंटीमेशन दे रहे हैं ना, तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन दिया था वैसा ही डिबेंचर ट्रस्टी को भी इंटीमेशन जा रहा है वही एसेट कवर के बारे में अलॉन्ग विद फाइनेंशियल रिजल्ट्स. ठीक है. फिर बोल रहा है प्रोवाइड द सबमिशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट. दिस सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटी. तो कौन सा सर्टिफिकेट, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर. तो ये जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे एप्लीकेबल. फिर एक नया कंडीशन एड ऑन करना है 1A. 1A कंडीशन जो है हमें एड ऑन करना है इसके अंदर. अब 1A क्या बोलता है, लेट्स अंडरस्टैंड. लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज. देखो आपने देखा एलओडीआर में मोटा मोटा जो भी अमेंडमेंट है वो किसके कंसर्न में है, दैट इज इन रिगार्ड ऑफ डेट सिक्योरिटीज या प्रेफरेंस शेयर्स के कंसर्न में. तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो इशू कर रही थी उसके कंसर्न में अमेंडमेंट है. बाकी एलओडीआर में एज सच खास अमेंडमेंट नहीं है, पूरा उसी के रेगुलेशन में अमेंडमेंट चल रहा है. Listed entity shall also disclose to the debenture trustee at the same time as it has intimated to the stock exchange all material events and information as disclosed under Regulation 51 of these regulation insofar as it relates to the interest, principal issue and terms of non-convertible securities, rating, creation of charge on the assets, notices, resolution, meeting of shareholder or meeting of holders of non-convertible debt security. तो देखो इसने क्लियर कट बोल दिया कि डिबेंचर ट्रस्टीज को है ना डिस्क्लोजर देना है. कब कब, जब स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन जाएगा तब डिबेंचर ट्रस्टीज को भी इंटीमेशन जाएगा. किसके बारे में, डेट सिक्योरिटीज के बारे में. ऑब्वियसली उनके कंसर्न में जो भी कुछ मामला है वो सारा का सारा किसको इंटीमेशन जाएगा, डेट सिक्योरिटीज के कंसर्न में डिबेंचर ट्रस्टीज को भी जाएगा. सेम टाइम पे जाएगा जब स्टॉक एक्सचेंज को आपने इंटीमेशन दिया था तब तक डिबेंचर ट्रस्टीज को भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा. फाइन. अब है रेगुलेशन नंबर 57 जिसमें एक वर्ड ऐड हो गया इंटीमेशंस. अदर सबमिशन टू द स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे इंटीमेशंस भी आ गए हैं. अब पहले जो पॉइंट है यहाँ पे उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 वर्किंग डे. within 1 working day of interest या dividend या principal becoming due regarding status of payment in case of non-convertible securities within 1 working day of interest या dividend या principal becoming due. ये आपका ड्यू हो गया, उसके एक दिन में बताओ पेमेंट किया कि नहीं किया, क्या है चक्कर, आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, पेमेंट क्या हो गया, कैसे हुआ, वो सब कुछ बताना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट ओमिटेड, काट दो. थर्ड पॉइंट the listed entity shall forward to the stock exchange any other information in manner and format as specified by the board from time to time. तो यहाँ पे listed entity क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी क्या है ना, अभी टाइम टू टाइम कुछ भी इन्फॉर्मेशन बोलेगा तो देना तो पड़ेगा ही. तो ठीक है, जैसा जैसा सैबी बोले वैसा वैसा करते जाना. Then listed entity shall within 5 working days prior to the beginning of the quarter provide details for all the non-convertible securities for which interest, dividend, principal obligation shall be payable during the quarter. कितने दिन पहले इंटीमेशन जा रही है, 5 दिन पहले. किससे 5 दिन पहले, इंटरेस्ट या इनकी जो भी ऑब्लिगेशन पेबल है, जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 5 days प्रायर. 5 days प्रायर. और पहला इंटीमेशन कौन सा था,
1 डे का, ड्यू डेट के 1 डे के अंदर, ड्यू डेट के 1 डे के अंदर, पहले नहीं है बाद में। लिस्टेड एंटिटी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर प्रोवाइड, अब 7 दिन में क्या करना है, एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर एंड इसके 7 डेज के अंदर, क्वार्टर एंड के 7 डेज के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सर्टिफिकेट कंफर्मिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, कि हमने उस क्वार्टर का जो भी ड्यू था उसका पेमेंट कर दिया है, एंड द डिटेल्स ऑफ अनपेड इंटरेस्ट या डिविडेंड या प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एट द एंड। देखो दोनों बातें हो सकती है ना, या तो पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, तो जैसा भी दोनों बताओ कितना पेमेंट हो चुका और कितना पेमेंट अभी तक बाकी है जो आपने अभी तक किया, ठीक बात, तो ये इंटीमेशन आपको और देना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो क्या क्या, दिस एंटिटी शैल सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, होल्डर्स को क्या क्या इंटीमेशन जाएगी, नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज जो इंटीमेशन चली गई, ट्रस्टीज को चली गई, बेचारे होल्डर्स को भी भेज देना इंटीमेशन, तो क्या इंटीमेशन जाएगी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फुल एनुअल रिपोर्ट टू ऑल द होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हु हैव रजिस्टर्ड देयर ईमेल एड्रेस आइदर विद लिस्टेड एंटिटी और विद एनी डिपॉजिटरी, तो फुल एनुअल रिपोर्ट मेल से भेजना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हार्ड कॉपी किनको भेजनी है, विद सिलेंट फीचर्स के साथ, हार्ड कॉपी विद सिलेंट फीचर्स, ये सारी बातें ना सेम वैसी है जो मेन बोर्ड पे भी आप पढ़ते हैं, इनमें कोई ऐसा स्पेशल चेंजेस नहीं है, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ के साथ है, तो याद करने में कोई ऐसे स्पेशल प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोग को। आप अगर मेन बोर्ड का प्रोविजन याद रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो सेम बात है, हार्ड कॉपी जाती है सेलेंट फीचर्स के साथ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 136 एंड रूल्स मेड देयर अंडर टू द होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हु हैव नॉट सो रजिस्टर्ड, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है अपना ईमेल आईडी वगैरह, तो हार्ड कॉपी भेजो। हार्ड कॉपी में क्या जाता है, सेलेंट फीचर्स आते हैं, और अगर मेल आईडी दे रखा है तो मेल से तो पूरा भेज देना भाई, मेल में कॉस्ट नहीं लगती ना, हार्ड कॉपी में तो कॉस्ट लग जाती है ना, तो पोस्ट से भेजना है या जो जैसा भी आप भेज रहे हो तो हैवी कॉस्ट अगर हो जाएगी, वेट के हिसाब से पैसा लग जाएगा ना। हार्ड कॉपी ऑफ फुल एनुअल रिपोर्ट टू दोज होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हु रिक्वेस्ट फॉर द सेम। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको हार्ड कॉपी मिलनी है क्योंकि उसने मेल आईडी वगैरह नहीं दे रखा, और हार्ड कॉपी में वैसे तो सेलेंट जाती है, अब बोलते नहीं नहीं मुझे तो पूरी चाहिए, तो ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा डिटेल डिमांड कर रहा है तो पूरा देना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करिए। फिर ओमिशन, ये हाफ फेल कम्युनिकेशन, उसको डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए इस कंडीशन को। नेक्स्ट रेगुलेशन 59 की हम बात कर रहे हैं, एनसीडी एनसीआरपीस की। देखो इसमें जो ए आपकी कंडीशन है, ए क्लॉज, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ कूपन, अभी कन्वर्जन काट दो उसमें से, कन्वर्जन रिडम्पशन और अदरवाइज, क्या बोल रहा है, नॉट टू मेक मटेरियल मॉडिफिकेशन विदाउट प्रायर अप्रूवल, विदाउट प्रायर अप्रूवल आपको क्या नहीं करना है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ कूपन, कूपन बोले तो इंटरेस्ट, रिडम्पशन और अदरवाइज, कन्वर्जन वाली जो कंडीशन है वो ओमिट कर दी उन्होंने, कन्वर्जन नहीं होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, यहां से भी देखो कन्वर्जन वाली कंडीशन जो है ओमिट हो गई है, नॉन कन्वर्टेबल वाले हैं तो नॉन कन्वर्टेबल वाले ही रहेंगे, कन्वर्जन की कंडीशन है कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो हटा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका सेम है, सेकंड पॉइंट में इसमें बस ये हटा देना, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिबेंचर ट्रस्टी इन केस ऑफ एनसीडी, ये हटा देना, क्योंकि हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो एनसीडी हटा देंगे। एंड obtaining consent in writing, obtaining consent in writing of the holders of not less than 3/4 in value of holders of that class of securities, provided that listed entity shall provide the facility of remote e-voting facility to for such consent। तो अगर आपने कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है तो फिर राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस तरह का कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर करते हो तो अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल बी मेड ओनली आफ्टर, पहले होल्डर्स की परमिशन लो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने जाना, ये नहीं कि हमने पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने पहुंच गए उसके बाद में होल्डर्स अप्रूवल है, होल्डर्स की अप्रूवल नहीं आ रही, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल का क्या करोगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, नंबर 1 डायरेक्टर्स एंड डिबेंचर ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना है, दूसरा
3/4 इन वैल्यू जो है सिक्योरिटी होल्डर्स उनका कंसर्न लेना अगर आप कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं इस तरह से तो, है ना। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एनसीडीज एंड एनसीआरपीज। Listed entity shall ensure timely payment of interest, dividend, non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares or redemption payment, provided that listed entity shall not declare or distribute any dividend wherein it has defaulted in payment of interest या debt securities, redemption thereof or in creation of security as per the terms of issue of debt securities। तो अगर आपने इस तरह के कोई डिफॉल्ट कर रखे हैं तो क्या नहीं कर सकते, आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है कि आपके जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो आप फुलफिल ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में सोचना भी। Unless the terms of issue provide otherwise, the listed entity shall not select any of its listed entity for redemption otherwise than on pro rata basis or by lot। तो देखिए redemption का एक ही तरीका होता है, pro rata या lot के थ्रू, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता redemption का। बट अगर आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हम इस सीरीज से इस सीरीज तक पहले रिडम्पशन करेंगे फिर इस सीरीज से इस सीरीज तक करेंगे, ऐसा कुछ आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है तो अलग बात है। This entity shall comply with the requirements as specified in Regulation 40 for transfer of securities, including procedural requirement specified in Schedule 7। तो Regulation 40 ट्रांसफर का जो मेन बोर्ड का है वो एज इट इज यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। नाउ लास्टली हम वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे मेन बोर्ड पे भी वेबसाइट की बात होती है, यहाँ पे भी वेबसाइट की बात हो रही है। उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, तो न्यू एडिशन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ये भी डालना है आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स शैल बी डिस्कस्ड, इंटीमेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें जो है वेबसाइट पे अपलोड होंगी। बाकी सेम था। अब इसमें जो एच का थर्ड पॉइंट है वो आप हटा दीजिए, कट कर दीजिए। फिर आई से कुछ नए पॉइंट्स और एड ऑन हैं, तो वो सारे नए जो पॉइंट्स हैं ये बहुत सारी डिटेलिंग आपको दे रखी है। वैसे वेबसाइट वाला जो पॉइंट होता है एज सच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेबसाइट में बहुतेरी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, ये सारा रामायण जो है वो उसमें लिखा जाता है। तो ये जो वेबसाइट वाले पॉइंट्स हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ नहीं है। इसमें बोल रहा है ट्रेड रेटिंग जो है वो आप डाल दीजिए, डिविएशन के स्टेटमेंट वैसे पहले ऑलरेडी जहां पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके वेबसाइट पे अपलोड होगा वही डालना है वापस से, है ना। तो एक जगह इकट्ठा होकर आ गया ये एनुअल रिटर्न, ये एप्लीकेबिलिटी, एडिशनल डिस्क्लोजर, कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस कमिटीज, है ना। देन उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, विजिल मैकेनिज्म, विजिल ब्लोअर, पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस, related party transaction, material subsidiaries, details of familiarization programs, है ना। इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। तो ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो एलओडीआर में कवर हैं। तो एलओडीआर में मोटा मोटा जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो किसके कंसर्न में है, वो इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के कंसर्न में है। और हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट कवर किए, नंबर 1 आईसीडीआर। आईसीडीआर में मेजर अमेंडमेंट जो हमने पढ़ा वो किसके रिगार्डिंग था, एक तो एसआर शेयर्स हैं उसके कंसर्न में, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, ऑब्वियसली हमारा लॉक इन पीरियड के बारे में बात हो रही थी, तो रेगुलेशन हमने 16 एंड 17 की बात की। फिर उसके बाद हम लोगों ने रीट इनविट में तो बहुत ही नॉमिनल सा बात किया। रीट में एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट था 10,000 से 15,000, बाकी ट्रेडिंग लॉट 1 यूनिट का, और इनविट में भी ट्रेडिंग लॉट 1 यूनिट का। एआईएफ में हमने काफ़ी सारे अमेंडमेंट कवर किए हैं बच्चों। इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं एआईएफ के अंदर। एआईएफ 1 अब 2 में भी इन्वेस्ट कर पा रहा है, इसलिए सारे सब कैटेगरीज के अंदर 2 भी इंक्लूड हो गया है। और साथ ही में एक एग्जाम्पशन जो इनको ग्रांट किया इनसाइडर ट्रेडिंग के कंसर्न में, तो उसकी दोनों कंडीशंस आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद एआईएफ के बाद हमने फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट के कंसर्न में बात की, तो उसमें तो सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, बाकी तो कोविड वाला था। तो अमेंडमेंट आपका जो है ओवरऑल ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के कंसर्न में आ गया है। जो 450 बेसिस पॉइंट्स था अब वो चेंज हो करके एग्जिस्टिंग के लिए 550 और न्यू वालों के लिए 500 बेसिस पॉइंट्स हो चुका है। फिर बात आती है एलओडीआर की, तो फाइनली एलओडीआर के अंदर जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डेट और प्रेफरेंस शेयर्स को एक कॉमन वर्ड यूज किया गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, और उन्हीं के रेगुलेशन में जो है काफी सारे अमेंडमेंट्स कवर किए गए हैं। तो दैट्स ऑल। ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं जून 22 के लिए एप्लीकेबल हैं। आप इन सारे अमेंडमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, अपने नोट्स में इनको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए।
जो बच्चे रिसेंटली पढ़े हैं उन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पुराने बच्चों के लिए ज्यादा अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन सारे अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।